हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। गाइस, हम घटना चक्र में जो सामान्य विज्ञान है उसमें भी भौतिक विज्ञान का जो हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, जो है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तो गाइस, हमने इसके जो नोट्स हैं वो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है, संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो सकता है। देखिए, संवहन की क्रिया उसमें होती है जिसमें जो पदार्थ के जो भी कण हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कण जो है किस में मूव कर सकते हैं? आपके गैस में कर सकते हैं और आपके द्रव में कर सकते हैं, ठोस में नहीं कर सकते। तो वैसे इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका संवहन किस में हो सकता है? या तो गैस में हो सकता है या फिर द्रव में हो सकता है, ठोस में नहीं हो सकता क्योंकि उसके कण जो है मूव नहीं करते। गाइस, यही चीज़ इसमें लिखी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। इसका मतलब यह है कि इसमें देखिए, पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इसमें लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्योंकि वाष्प जो होती है उसमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा भी होती है। ठीक है। और इसमें लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस में जो वाष्प होती है उसमें कितनी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 540 कैलोरी गुप्त ऊष्मा होती है, जो कि अधिक होती है। मतलब इतनी एक्स्ट्रा होती है वाष्प में आपकी। फिर लिखा है कि इसमें लिखा है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। ठीक है। क्योंकि फिर वही वाली बात है कि भाप में क्या है, गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है भाप में? गुप्त ऊष्मा होती है। ये हमने नोट्स में पढ़ा है, तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आप पढ़िए और इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब लिखा है कितना तापमान होने पर जो पाठ्यक्रम है, मतलब पाठ्यांक, मतलब जो वैल्यू है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप मापियों में एक जैसी होती है। तो वैसे इसका आंसर है -40। इसको सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है। इसमें से हमने एक की वैल्यू, यानी कि सपोज हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिख दी है -40। ये रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, इसका आंसर रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कोई नया बच्चा इसे करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नए बच्चे को इसे कर। तो इसमें लिखा है -40, यानी कि f की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे लिखा -40 और फिर है -31/9 और इस 5 को यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा हो गया। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि c की वैल्यू भी -40 आ जाती है। मतलब इसने कहा वो कौन सी वैल्यू जो c पे भी और f पे भी समान होती है, तो वो है -40। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कितनी डिग्री, तो गाइस ये भी सेम क्वेश्चन है जिसका आंसर है -40। फिर लिखा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का क्या होता है, दोगुना हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी, ओके कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है सी अपॉन क्या था, 5 इज इक्वल्स टू एफ को इसने कर दिया दोगुना, तो ये कर दिया इसने 2c, दोगुना कर दिया, मतलब सेल्सियस का दोगुना कर दिया। ठीक है, तो सेल्सियस का दोगुना कर दिया इसने। और फिर उसके बाद होता है हमारे पास माइनस का 32 अपॉन में होता है हमारे पास 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास c की एक वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू आएगी 160। जब इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 160। देखते हैं क्या यही वैल्यू है। देखिए इसे सॉल्व कैसे किया। इसने वही काम किया है कि f की जगह इसने लिख दिया है 2c, तो 2c लिख दिया और जब इसको पूरा सॉल्व किया तो c की वैल्यू आ गई 160। यानी कि जब हमारी c की वैल्यू 160 होगी, जब c की वैल्यू हमारी 160 होगी तो f की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2c। यही क्वेश्चन में पूछा है उसने। लिखा है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। गाइस, हम सब जानते हैं कितना होता है। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है 36.9 डिग्री, मतलब अगर आप डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब आप जैसे हम किस में देखते हैं, हम लोग जब थर्मामीटर में देखते हैं तो कितना हम देखते हैं, हम कहते हैं 98.6 होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो मतलब फीवर है। ठीक है, इस तरह से। तो वो टेम्परेचर आपकी बॉडी का कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, फ़ारेनहाइट में निकालने का फॉर्मूला होता है वो आप निकाल सकते हैं। सपोज़ कि आपको इसकी वैल्यू पता है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कैसे निकलती है, c/5 इक्वल्स टू f माइनस, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा है वही चीज़ है। और अगर आपके पास c में लिखा है और केल्विन में निकालना है तो हमारे पास होता है केल्विन इक्वल्स टू होता है c + 273। तो आप केल्विन में भी निकाल सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है आपके पास, ये होता है 310। कितना होता है ये 310। अब लिखते हैं केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। अभी हमने देखा कितना होता है, k इक्वल्स टू होता है c + 273 होता है। ये हमारा होता है जितना भी होता है c की वैल्यू रख देंगे 36.9 होता है और प्लस 273 होता है। और अभी हमने सॉल्व करके देखा था तो वो आंसर आया था 310। तो यही आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, देखिए
अब ये सेल्सियस में पूछ रहा होगा तो इसमें है 36.89 या 36.9। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे आता है हमारे पास, इसमें लिखा है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान। फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है हमारा। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 40 डिग्री सेल्सियस को का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। तो गाइस हमारे पास इसका वही है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? ये आपके पास फॉर्मूला है, अभी थोड़ा से इसने एफ में लिख दिए। वैसे होता है C/5 इज इक्वस टू F माइनस 32/9। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू? हमारे पास C की वैल्यू है 40, F की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो जो भी आएगी 104 आ रही है। तो गाइज़ ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये भी आप कर सकते हैं वही फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है माना कि औसत तापमान सेल्सियस मतलब C और F। तो गाइज़ ये भी वही है, इसमें कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है, बस इसमें ऊपर बार लगा दिया इन्होंने। देखिए यही है हमारा फॉर्मूला, इसमें इसने बस क्या करा, बार लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है ठंडे देश में पारे के स्थान पर हम क्या यूज़ करते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। मतलब अभी आप क्या तापमापी द्रव यानी कि जो थर्मामीटर होता है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? पारा। लेकिन जब ठंडे देशों में जाते हैं हम तो वहाँ देखते हैं उसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल क्यों होता है ये देखते हैं। तो इसमें लिखा है अल्कोहल का जो द्रवांक है वो क्या है? निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे चला जाता है, यानी कि वो जल्दी जमता नहीं है। मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे अल्कोहल जमेगा। मतलब पारे से अगर तुलना की जाए तो पारा जल्दी जम जाएगा, और अल्कोहल और भी कम हम तापमान कर दें तो उसे जमने में टाइम लगेगा। जिसमें शून्य से काफ़ी कम तापमान से होने पर भी ये जो है द्रव अवस्था में ही रहता है, जमता नहीं है। यही कारण है कि ठंडे देश में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अल्कोहल। अब इसमें स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा हिमरोधी के तौर पर क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। सपोज़ की कार है, कार में पेट्रोल है। पेट्रोल क्या है, अगर ठंडे देशों में जाएंगे आप तो यहाँ क्या होगा? पेट्रोल जम सकता है। तो हम ऐसा क्या मिला देते हैं पेट्रोल में कि वो जमता नहीं है ठंड में भी? तो इसमें होता है ये एथिलीन ग्लाइकोल। आइए पढ़ते हैं। देखा है स्वचालित इंजन में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में, हिमरोधी का मतलब जो हिम ना बनने दे, हिमरोधी के रूप में किया जाता है जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। तो इसमें लिखा है मिश्रण का जो हिमांक है, ठीक है, 0 डिग्री से भी घट जाता है। मतलब हमें पता है कि जो जल है वो बर्फ़ कम बनने लगती है, 0 डिग्री पे बनने लगती है। अब क्या होगा कि अब क्या है, इससे भी कम, कि हम कहें कि जल जो है बर्फ़ अगर हम ये मिला देते हैं तो जो जल है बर्फ़ में हो सकता है क्या? -100 पे बनने लगे। मतलब ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसा है नहीं, बट ये एग्जाम्पल था। तो हो सकता है अब -100 डिग्री पे पहुँचे तब वो जल जो है बर्फ़ में बदले। ठीक है, जिससे क्या होता है, ठंडे देशों में क्या होता है, स्वचालित इंजन में पानी नहीं जमता है। ठीक है, क्या नहीं जमता? पानी। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है परम शून्य ताप क्या है? तो इसमें लिखा है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। चलिए आइए देखिए। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन होता है, और अगर हम सेल्सियस की बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म करने से विस्तारण। इसमें लिखा है पदार्थ का जो घनत्व है घटने लगता है। सपोज़ कि आप जैसे नॉर्मल एग्जांपल है, ऑयल है, ठीक है, सरसों का तेल है, उसको जब आप गर्म करते हो तो आप देखते हो वो ना उसकी जो थिकनेस होती है ना, गाढ़ापन, वो कम होने लगता है, या उसका घनत्व कम होने लगता है। कोई भी चीज़ आप गर्म करते हैं, कोई द्रव आप गर्म करते हैं तो उसका जो घनत्व है वो कम होने लगता है। ठीक है, किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और उसके आयतन पर निर्भर के अनुपात का अनुपात होता है, यानी घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है घनत्व, घनत्व को हम डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो गया घनत्व, घनत्व द्रव्यमान, तो ये हो गया द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ता है, और जब आयतन बढ़ता है तो हमारा जो है घनत्व यानी कि डेंसिटी है वो कम होती है। तो यहाँ पे यही पूछा है, तो क्या होता है? सी इसका आंसर है, घनत्व घट जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका जो आयतन है वो घटता है। देखिए इसमें लिखा है ढला हुआ लोहा, बर्फ़, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीतल आदि गलने पर क्या होता है? आयतन में सिकुड़ते हैं। ठीक है, जब ये गलते हैं तो सिकुड़ते हैं, और इस प्रकार क्या होता है? ठोस अपने ही गले पदार्थ में प्लवन करते रहते हैं, यानी कि अपने ही गले पदार्थ में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। इसमें लिखा है तापमान को स्थिर रखना। मतलब थर्मोस्टेट क्या करता है, तापमान हेतु तापमान को यथेष्ट तापमान हेतु तापमान को नियंत्रित या स्थिर करने का कार्य करता है। इससे ऊर्जा की क्या होती है, बचत। थर्मोस्टेट, फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है गाइस। फिर वही थर्मोस्टेट का क्वेश्चन है। इसमें सी किसी निकाय का जो तापमान है वो स्वनियंत्रित करता है, मतलब इसको क्या है, तापमान को नियंत्रित करता है। और इसमें लिखा है ताप स्थायी, ये भी वही है, हिंदी में बोलते हैं थर्मोस्टेट को ताप स्थायी। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इसने कहा किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड। अब इसमें लिखा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। देखिए इसमें लिखा है एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में अगर हमने सपोज की कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही ताप को बनाए रखेगा। नहीं सॉरी, 4 डिग्री कर दिया तो 4 डिग्री बनाए रखेगा, 0 कर दिया 0 डिग्री बनाए रखेगा। ठीक है, उसको ये क्या करेगा, कांस्टेंट बनाए रखेगा। देखा रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रहने हेतु जो सुरक्षित तापमान होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। आप इस पे रखिए अपना रेफ्रिजरेटर, तो ये बेस्ट रहेगा। तो लिखा है 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे खतरनाक क्षेत्र यानी कि डेंजर जोन कहते हैं। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री के रखने के स्थान का जो तापमान है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ये तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स 4 मान लीजिए। तो इसमें चूँकि ये परिसीमा 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर है, इसलिए क्या है हमारा जो आंसर है, मतलब ये आसपास की है ये वाली, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आसपास में हमारे पास क्या है 4 डिग्री सेल्सियस है आंसर। ठीक है, फिर लिखा है जब सिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए जो है फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो क्या होता है, कुरकुरा हो जाता है। देखिए फ्रिज में क्या होता है कि जो बिस्कुट के अंदर नमी है वो उसको क्या करता है, सोख लेता है। रेफ्रिजरेटर में वो क्या होती है, नमी बाहर निकलती है उसमें से, और नमी क्या होती है आपकी, आइए इसे पढ़ते हैं। लिखा है आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री फ्रीजर में आर्द्रता नाशक क्या है, प्रतिक्रिया होती है, जिसमें फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता क्या होती है, अवशोषित होकर बर्फ़ बन जाती है, और फिर ये पिघल कर क्या बनती है, पानी बन जाती है, और जो आपका फ्रिज है उससे बाहर निकल जाती है। यही है कि बिस्कुट से नमी बाहर निकलती है, बर्फ़ बनती है, वो पानी बन के फिर फ्रिज से आपकी बाहर निकल जाती है, और बिस्कुट हमारे क्या हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं। फिर इसमें लिखा है बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। ठीक है, अब लिखा है बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। मतलब इसने कहा अगर पानी में एक बर्फ़ का टुकड़ा है तो वो उसको ठंडा कर देता है पानी को। कैसे, देखिए जब बर्फ़ रखी होती है वो पिघलने की कोशिश करती है, जब वो पिघलने की कोशिश करती है तो उसको गुप्त ऊष्मा चाहिए, गलन की गुप्त ऊष्मा, और वो ऊष्मा किससे लेती है, पानी से लेती है, और पानी की जो ऊष्मा है वहाँ पर कम होने लगती है, और जब पानी की ऊष्मा कम होने लगती है तो वो ठंडा हो जाता है। तो गाइस इसका जो आपकी व्याख्या है ना सेम है, आप इसे पढ़िएगा। अब लिखा है बड़े शीतगृह संयंत्र यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट मतलब फ्रिज की बात हो रही है, के रूप में जो है अमोनिया, सॉरी इसमें लिखा है शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग किया जाता है, जबकि घरेलू प्रशीतक में हम क्या करते हैं, CFC का यूज़ करते हैं। तो अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। वैसे इसका एक बार देखते हैं, इसमें लिखा है कि इसमें का A सही है और जो R है वो गलत है। A में क्या लिखा है कि जो हमारे बड़े जो होते हैं आपके शीतगृह संयंत्र प्रशीतक, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अमोनिया, लेकिन जो घरेलू होते हैं उसमें हम CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन का यूज़ करते हैं। दूसरा इसने कहा कि अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अमोनिया को द्रवित करने के लिए उच्च दाब और जो परिवेश ताप की आवश्यकता होती है, उच्च दाब और परिवेश ताप की आवश्यकता होती है। अब लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीज़र पर बर्फ़ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो है बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। एक क्या है, दुर्लभ चालक है यानी कुचालक है। ठीक है, जिसमें ऊष्मा प्रवाह नहीं होती है। देखिएगा यही उसने लिखा है कि अगर पूरे फ्रिज में बर्फ़ जम जाएगी तो क्या होता है कि जो ऊपर की ठंडी हवा है वो नीचे नहीं आ पाएगी। क्यों, क्योंकि जो बीच में बर्फ़ जमी हुई है वो ऊष्मा की कुचालक है, वो उस ठंडी हवा को नीचे, या गर्म हवा को, जो नीचे की गर्म हवा है उसको ऊपर जाने नहीं देगी। तो शीतलन जो है काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। वैसे इसको आप पढ़िएगा। इसमें लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, ये देखिए ब्लैक होल
का क्वेश्चन आ गया है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, वैसे यहाँ का ये क्वेश्चन है नहीं। लिखा है शीशे की जो छड़ है जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है। इसमें लिखा है शीशे की छड़ को भाप में रखने पर क्या है, इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई यानी कि व्यास में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कैसे IAS का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब, आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है यहाँ पे 2 छड़ रखी है, A और B, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है गर्म करने पर जो A B से अधिक फैलती है, यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाता है तो क्या होगा। देखिए इसने कहा A जो है अधिक फैलेगी, A अधिक फैलेगी यानी कि उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो अगर हम इन सारी फ़ोटोज़ में देखें तो लंबाई किसकी ज़्यादा होगी, तो लंबाई A की ज़्यादा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे A की लंबाई कम होगी और यहाँ का तो अलग ही हिसाब है। हाँ, जब ये दोनों जुड़ी हुई हैं तो क्या होती है, वो मुड़ने की कोशिश करेगी। A की लंबाई हमारी ज़्यादा है, यहाँ पे B की लंबाई हमारे पास कम रहेगी। तो इसका आंसर है B। लिखा है द्विघातीय पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती है वह बाहर की ओर रहती है और पत्ती उत्तल रूप ग्रहण कर लेती है और अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर रहती है। तो इस प्रकार जो है हमें पता है आंसर है बी। फिर लिखा है तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है, इसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े से अधिक गर्म लगता है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरा आर में क्या लिखा है, लिखा है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है वही चीज़ लिखिए, इसमें लिखा है चूँकि जो तांबा होता है वो कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक होता है। ठीक है, मतलब सुचालक अच्छा कंडक्टर कौन सा क्या होता है, हमारे पास तांबा होता है, ना कि कांच। ठीक है, इसलिए क्या होता है, तांबा हमें अधिक गर्म और कांच हमें कम गर्म लगेगा। ठीक है, इसलिए तांबा हमें अधिक गर्म लगता है। फिर साथ ही तांबे का जो घनत्व होता है वो ये होता है और कांच का घनत्व ये होता है, यानी कि किसका घनत्व ज़्यादा है, आपका तांबे का घनत्व ज़्यादा है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि भी तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा है तांबे का घनत्व जो है कांच के घनत्व से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। फिर तांबे के एक टुकड़े को और कांच के एक टुकड़े को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े से अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। तो इसका आंसर है बी, दोनों सही है। लेकिन ये इसको कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है, मतलब आर ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो है आर ए को सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें लिखा है ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का टुकड़ा क्या होता है, ठंडा लगता है। देखिए लोहे का जो टुकड़ा होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा जो होता है, मतलब ये क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, सुचालक होता है। लकड़ी क्या होती है, कुचालक होती है, मतलब जिसमें ऊष्मा प्रवाह नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि लोहे का टुकड़ा क्या होता है, ठंडा लगता है, और लकड़ी तो कुचालक है, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। तो यही कारण है इसका, आप इसे अच्छे से पढ़िए। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। इसमें लिखा है वायुमंडलीय आर्द्रता और तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर क्या है, जलवाष्प धारण करने की जो शक्ति है उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो हवा जितनी गर्म होगी तो जो नमी धारण करने की जो शक्ति होती है वो उतनी ही बढ़ जाती है। इसमें लिखा है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि लिखा है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा के कारण क्या होता है, जो वाष्पन की दर है वो तेज हो जाती है। ठीक है, और जब वाष्पन की दर तेज हो जाती है इसलिए ओस के कण क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, इसलिए ओस नहीं बनती। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें बी में लिखा है एयर कंडीशनर यानी कि एसी या एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल गलत है हमारा ये। ठीक है, ये आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करते। देखिए एसी तो आर्द्रता को नियंत्रित करता है, बट जो एयर कूलर है वो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। तो इसमें लिखा है एसी और एयर कूलर दोनों जो है तापमान और वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तापमान को दोनों नियंत्रित करते हैं, वायु की गति दोनों नियंत्रित करते हैं, परंतु जो एसी होता है वो आर्द्रता को नियंत्रित करता है और जो एयर कूलर होता है वो उसको नियंत्रित नहीं करता है। तो हमारा बी यहाँ पे गलत है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी कि एसी क्या नियंत्रित करता है, तो अभी हमने पढ़ा कि वो आर्द्रता को नियंत्रित करता है, वो तापमान को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। इसमें लिखा है डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन किस पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, वाष्पन शीतलर। ठीक है, हमने ये नोट्स वाले में पढ़ा था और समझा भी था। और इसमें लिखा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। लिखा है एसी में संपीड़ित गैस की
प्रयुक्त होता है, जिससे क्या है कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। और लिखा है निम्नलिखित अवस्था में, गाइस ये क्वेश्चन, हाँ इसमें लिखा है निम्नलिखित अवस्था में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखते हैं। देखिए गीले कपड़े कहाँ सूखेंगे, जहाँ आर्द्रता कम होगी। तो हमारे पास आर्द्रता कम कहाँ है, यहाँ हमारे पास आर्द्रता कम है और यहाँ आर्द्रता कम है। गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर यानी कि तापमान ज़्यादा होगा। तो गाइस हमारे पास टेम्परेचर यहाँ जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। तो गाइस यही है इसका आंसर। ठीक है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा क्या परिवर्तित होता है। ठीक है, इसमें लिखा है क्वथनांक बढ़ता है और जो है जमाव बिंदु घटता है। देखा जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ता है, बिल्कुल सही है। दूसरी ओर जो उसका इम्प्यूरिटी को मिलाने से सामान्यतः उसका जो गलनांक है ना वो कम हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जो पिघलती बर्फ़ में कुछ नमक शोर मिला दिया जाता है तो उसका जो गलनांक है वो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक घटता है। गलनांक इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका बर्फ़ गलने लगता है, बट अब ये टेम्परेचर जो है घट जाता है, यानी कि जो गलनांक है वो आपका घट जाता है और घट के ये कहाँ जाता है, 0 से हो जाता है -22 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आप बर्फ़ में नमक मिला देते हैं तो वो जो पिघलने का उसका प्रोसेस होता है ना वो रुक सा जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना जो स्टार्ट कर देता है वो अब -22 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हम रिपीट आप पढ़ लीजिएगा इसे, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फिर यहाँ पे लिखा है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है और ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान क्या होता है, कम होता है। ये तो सभी जानते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो तापमान कम होने लगता है। ठीक है, अब इसने कहा उसमें क्या करते हैं, हम नमक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि जब आप नमक यूज़ करते हैं तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक क्या होता है, घटता है। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है बिल्कुल, और इसलिए पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। यानी यहाँ इसने क्या कहा, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो क्वथनांक क्या होता है वो आपका कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे जल में नमक मिलाने से क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ता है जिससे भोजन जो है शीघ्रता से क्या है, पक जाता है। फिर इसमें लिखा थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की क्या हम चढ़ाते हैं, तो हम चढ़ाते हैं रजत परत। ठीक है, लिखा थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत यानी कि सिल्वर प्लेटिंग लगाकर पेय पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। अब इससे क्या होता है, जो आपका रजत परत चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो अंदर की ऊष्मा है वो बाहर नहीं जाती और जो बाहर की ऊष्मा है वो अंदर नहीं जाती है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म और ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ए और बी यानी कि संचालन और संवहन और विकिरण, ठीक है, नहीं होता है यहाँ पे। अब लिखा है थर्मस फ्लास्क में 2 परतों के बीच क्या है, वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन या प्रकीर्णन की क्रिया ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। इसमें लिखा है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है क्योंकि प्रकृति के विभिन्न रंगों के अलग अलग क्या है, विशेषता पाई जाती है। काले रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है, लेकिन जो सफ़ेद रंग है वो अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, तो गर्मियों में सपोज़ आपने ब्लैक शर्ट पहनी है तो वो जो है ऊपर से जो ऊष्मा आ रही है उसको अवशोषित करेगा और आपको गर्मी लगेगी। बट वहीं आपने क्या कर रखा है, सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं तो वो उस ऊष्मा को क्या करता है, जैसे ही लाइट आती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है और फिर वापस से दूसरी दिशा में ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ऊष्मा मतलब अवशोषित नहीं करता है, तो आपको गर्मी कम लगेगी। इसमें लिखा है कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, सेम चीज़ है। और सफ़ेद कपड़े क्या है, ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं कि कोई सपोज़ कि आपने शर्ट पहन रखी है, ऊष्मा ऐसे आती है टकरा के क्या होती है, वापस चली जाती है। लेकिन अगर यहीं पे आपने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, वो ऊष्मा है और यहीं पे क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। तो यहाँ हमको गर्मी ज़्यादा लगती है, यहाँ हमको गर्मी कम लगती है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं गर्मियों में। यही चीज़ यहाँ लिखी है। अब लिखा है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, फिर वही क्वेश्चन है। और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। और ये इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो गाइस इसमें वही मतलब व्याख्या है। पसीने का मुख्य उपयोग है, ठीक है। तो इसमें लिखा है शरीर का ताप नियंत्रित रहता है, जैसे जैसे आपकी बॉडी अगर जैसे टेम्परेचर आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा है, पसीना निकलता है और वो टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है, यानी कि नियंत्रित रखता है। ठीक है गाइस, इसमें लिखा है मानव में पसीने का मुख्य उपयोग जो है, पसीने
शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। ये वयस्क व्यक्ति में पसीना निकालने की जो दर है अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटा होती है और 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। तो त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। फिर लिखा है गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि। फिर ये वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर है बी, हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकृत होने के लिए क्या करता है, जो गुप्त ऊष्मा लेता है वो आपके शरीर से लेता है, तो शरीर का जो तापमान है वो गिरता है, तो आपको क्या लगता है, ठंडा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? यही चीज़ है, आपका वाष्पीकरण की वजह से होता है। मिट्टी के घड़े से जो बाहर छिद्र होते हैं उससे जल जो है बाहर निकलता है और वो जल जो बाहर निकलता है वो वाष्पीकृत होना चाहता है, और जब वो जो जल है वो वाष्पीकृत होना चाहता है, और इसको गुप्त ऊष्मा कहाँ से मिलती है, या तो अंदर के जल से मिल जाती है, और जब ये अंदर के जल से इसको गुप्त ऊष्मा मिलती है ये तो वाष्पीकृत हो जाता है, और अंदर का जल क्या होता है हमारा, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा इसको दे देता है। इसमें लिखा है ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है, मौसम आर्द्र ऊष्मा हमें कब लगती है, जब उमस होती है। फिर है शुष्कता दशा संदर्भित है, क्या है, शुष्क कब लगेगा, जब आर्द्रता कम होती है, यानी कि निम्न आर्द्रता से। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। देखिए एक चीज़ तो सही है, हमारा ये वाला सही है, बट जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडल में जो गैसेस हैं वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो दाब बढ़ता नहीं, क्या होता है, कम होता है। तो देखिए इसमें हमने कहा पहला सही है, बट बी जो आर जो है वो गलत है, यही चीज़ यहाँ लिखी है। अब है वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है, बिल्कुल जैसे बहुत नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा गैसेस होती है तो दाब ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो दाब कम होने लगता है, क्योंकि गैसेस कम होने लगती है, विरल होने लगता है वायुमंडल। तो परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? लिखा है वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा में दबाव डालता है, परंतु हम इस दाब का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है इस वाह्य दाब को संतुलित कर देता है, परंतु हम जल के अंदर वाह्य दाब का अनुभव करते हैं। ठीक है, जल के अंदर हम क्या करते हैं, वाह्य दाब का अनुभव करते हैं, क्योंकि जल में जो वाह्य दाब हमारे शरीर के जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर है उसमें उससे अधिक होता है। देखिए गाइस इसमें क्या कहा, एक आदमी बाहर खड़ा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है बाहर के वायुदाब से, बाहर का वायुदाब कम है, लेकिन वहीं अगर हम जल है तो कोई व्यक्ति जल में खड़ा है, ठीक है, तो ये जल में खड़ा है तो इसके अंदर का जो ब्लड प्रेशर है जल में कम होता है और जल का क्या होता है, दाब अधिक होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। तो इसमें लिखा है ए, हमारा जो रक्त है वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हमें ये फील नहीं होता है कि वायु दाब हम पे पड़ रहा है। तो तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें लिखा है कि तापमान में जो है वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। बिल्कुल सही है, गतिज ऊर्जा हमारी यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, इसका आंसर है डी, पहला गलत है और ये सही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शांता जो है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो भी आपका है ग्लिसरीन हो या ऑयल हो या कुछ भी हो तो इसकी शांता क्या होती है, घटती है। क्यों? क्योंकि जो उसका घनत्व है वो घटता है, जब घनत्व घटता है तो इसकी शांता भी घटती है। तापमान में वृद्धि के साथ किसी द्रव की शांता बढ़ने के बजाय क्या होती है, घटती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? लिखा है कमरे के सामान्य तापक्रम या वायु दाब में पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, इसे 5 मिनट तक उबाले और 25 मिनट तक या 25 मिनट तक। लिखा है वायुदाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है। वायुदाब के परिवर्तित होने पर क्या है, जो क्वथनांक है क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायुदाब होने पर जो है उबलता हुआ या ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी, जबकि निम्न वायुदाब की दशा में जो है क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा घटेगी। तो प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के जो वायुदाब है उससे लगभग 2 गुना होता है। तो इसी कारण इसमें क्या होता है, पानी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक है, फलतः इसमें जो है अधिक ऊष्मा होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी पकता है। और पहाड़ों पर क्या है, कम वायुदाब के कारण सामान्यतः वातावरण में पानी थोड़े कम तापमान पर उबलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ऊष्मा कम होती है, इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग क्या है, अधिक लाभदायक है। लिखा है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि
लिखा है अधिक दाब के कारण क्या है, उबलते पानी का जो ताप है वो बढ़ जाता है। यानी कि जो पानी उबल रहा होता है वो नॉर्मली क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जैसे ही प्रेशर कुकर आता है वही 100 डिग्री किस में बदल जाता है, 120 डिग्री में बदल जाता है। तो यहाँ पे खाना पकना और यहाँ पे खाने पकने दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पे खाना क्या होगा, जल्दी पकेगा। इसमें लिखा है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्या करता है, क्वथनांक। बढ़ा हुआ जो दाब है, दाब बढ़ता है प्रेशर कुकर के अंदर और क्वथनांक बढ़ता है। वही चीज़ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जहाँ उबलता है वहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जाहिर सी बात है खाना हमारा जल्दी पकेगा। फिर वही क्वेश्चन है हमारे पास, फिर वही सेम प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन है। फिर लिखा है प्रेशर कुकर में लिखा है एबोनाइट का हत्था, यानी कि हैंडल लगा होता है। जैसे लकड़ी का होता है वैसे एक ब्लैक कलर का होता है, जैसे बोल एबोनाइट का हत्था लगा होता है। एबोनाइट क्या होता है, मजबूत होता है, बिल्कुल सही है, एबोनाइट मजबूत होता है। और ये भी सही है कि हत्था लगा होता है। तो इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो आर है ए का कोई वो व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखी। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, आइए देखें। तो इसमें लिखा है कि ऊपर का जो छेद होता है उसके क्षेत्रफल पर व उस पर रखा गया जो वजन है उस पर। तो लिखा है प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की जो व्यवस्था है वो होती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर गर्म होता है, क्योंकि जो दाब पर क्या होता है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो है उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और क्या होता है उस पर रखे हुए वजन दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। वही है कि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, दाब आपका बढ़ता है, ठीक है। जब दाब बढ़ता है तो क्या है, क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक का मतलब होता है कि जो आपका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है तेज़ी से बनता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, जो छेद है ऊपर का उसके क्षेत्रफल पर और उस पर जो भी वजन रखा है उस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जब पानी को 0 से 10 डिग्री पर ले जाया जाता है तो क्या होता है उसके आयतन में। देखिएगा इस क्या है, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम द्रव को गर्म करते हैं उसके आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन जो पानी का व्यवहार होता है वो 0 से 4 डिग्री के बीच में ठीक उल्टा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम उसको गर्म कर रहे हैं तो आयतन बढ़ नहीं रहा है, आयतन घट रहा है। तो जैसे हम 4 डिग्री पे आ जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, आयतन फिर बढ़ने लगता है। मतलब इसने कहा 0 से 4 डिग्री पे आपका आयतन क्या होता है, घटता है। और जैसे हम 4 से आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, आयतन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा 0 से 10 पे जा रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री से हम पहुँचे 4 डिग्री पे, 4 डिग्री से पहुँचे 10 डिग्री पे। तो हमने कहा नॉर्मली क्या होता है, आयतन बढ़ता है, बट 0 से 4 में आयतन घटता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी है। इसने कहा पहले जो है आयतन घटता है और उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। जल के आयतन में क्या होता है, में क्या परिवर्तन होगा यदि वो 9 से गिरकर क्या होता है, 3 डिग्री पे जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा है 9 डिग्री सेल्सियस और यहाँ लिखा है 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिखा है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं आयतन यहाँ पे घटेगा और यहाँ बढ़ेगा, तो इसका उल्टा ले लेते हैं हम। तो जब 9 से आप 3 पे जाएंगे तो आयतन पहले घटेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो गया सी में लिखा है आयतन पहले घटेगा और उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, लिखा है 100 डिग्री पर भाप तथा 100 डिग्री पर उबलते हुए जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भाप होता है 100 डिग्री पर उसमें हमारे पास गुप्त ऊष्मा भी होती है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। अब लिखा है बर्फ़ की संलग्न गुप्त ऊष्मा और जल की जो बाष्पन गुप्त ऊष्मा है वो बराबर होती है, ठीक है। जल की संलग्न की गुप्त ऊष्मा और जो है जल की वाष्पन की और बर्फ़ के संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या बराबर होती है, आइए देखेंगे अभी। और इसमें लिखा है एसी में कक्ष वायु में वाष्पित्र कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रवृत्त कुंडली पर क्या ऊष्मा का निरसन होता है। गाइस ये पॉइंट मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, बाकी हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा, ये तो है कि उसमें इतनी कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए भाप जो है ज़्यादा गर्म होती है अपेक्षाकृत पानी से, ठीक है। दूसरा इसने लिखा है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इतनी होगी। अब लिखा है कि बर्फ़ के संगलन
की गुप्त ऊष्मा इतनी है, जबकि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इतनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब ये है आपका सेकंड वाला, ये भी आपका गलत है। दोनों अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते। ठीक है, थर्ड वाले में लिखा है कि एसी में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली ऊष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। वैसे ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, आप इसे पूछ लीजिएगा, कहीं देख लीजिएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या होता है, टूट जाती है। बिकॉज क्या होता है, जब हम एक बोतल में पानी भर के रेफ्रिजरेटर में या ऊपर फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है कि पानी का जो आयतन है बढ़ता है। जब पानी का आयतन बढ़ता है तो वो क्या करता है, कांच की जो बॉटल होती है, कांच की ग्लास है, उसको तोड़ देती है। तो इसमें लिखा है पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, यानी कि उसका जो आयतन है वो बढ़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखिए। 0 डिग्री पर क्या होता है, जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है तो उसका जो आयतन है वो बढ़ता है, और इसलिए जो है वो आंतरिक सीमा के अधिक होने के कारण क्या होता है, बोतल टूट जाती है। फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है गाइस। फिर इसमें लिखा है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो क्या होता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वही रहता है। ठीक है, इसमें जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन जो है पूर्ववत यानी कि पहले जैसे ही रहता है, फलतः पानी का स्तर वही रहता है। फिर लिखा है साफ मेघ रहित रातों की तुलना में जो मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत क्या होता है, गर्म होती है। क्यों होती है, देखिए गाइस, सपोज़ कि ये आपके बादल है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अब रात में क्या होता है, ऊष्मा जो है पृथ्वी से निकलती है और बाहर जाती है। अब ये बाहर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि बादल है, ये वापस से नीचे जाती है। तो जब मेघ होते हैं यानी कि जब बादल होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, गर्म, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ ये पृथ्वी है और यहाँ बादल नहीं है, तो ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो बाहर ही चली जाती है। तो जब बादल नहीं होते तो ये रहता है ठंडा, लेकिन जब बादल रहते हैं तो ये ऊष्मा वापस आती है तो ये होता है गर्म। ठीक है गाइस, इसका आते हैं। तो इसमें लिखा है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करता है। जब बादल होता है तो बादल क्या करते हैं, परावर्तित यानी टकरा के वापस आ जाता है। वही चीज़ इसमें लिखिएगा, इस पढ़िएगा। बादल आच्छादित रातें साफ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। इसका वही सेम वो है आपका बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, मतलब वो बाहर नहीं जाने देता है। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि अब उसमें क्या होता है, ये सर्वविदित है कि जो फसल है कटाई के बाद भी जो है फसल जो है श्वसन करती है और ऑक्सीजन का उपभोग करती है। तो श्वसन की दर जितनी अधिक होती है, फलों के पकने और उसके खराब होने की जो दर है उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जैसे आप उसे फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या है, कम ऑक्सीजन और कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को क्या होता है, अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम कर दी हमने और क्या है, जो श्वसन दर है वो भी कम कर दिया, तो फल जो है हमारे काफ़ी देर तक रह सकते हैं। तो इसमें श्वसन दर क्या है, यहाँ पे हमने घटा दी। फिर हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो पृथ्वी में ऊंचाई पर जाने से क्या होता है गाइस। तो इसमें लिखा है गुब्बारे के अमाप में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है और गुब्बारा जो है फैलने लगता है। फिर लिखा है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं और ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका जो आर है वो गलत है, ए हमारा सही है, क्योंकि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। लेकिन जो ऊष्मा है, मतलब आपको गर्म क्यों रखता है, आपके शरीर की ऊष्मा बाहर क्यों नहीं जाने देता। जो ऊनी वस्त्र होते हैं, सपोज ऊन है, तो उसमें क्या होता है, बीच बीच में वायु भरी रहती है, तो वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, वो आपके शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है गाइस, इसमें कारण है हवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गलत। जैसे ही आर्द्रता बढ़ती है तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आर्द्रता के बढ़ने पर सेम चीज़ लिखिए, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, जब वायु के घनत्व में कमी आ जाती है तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। कमरे में रखे जो रेफ्रिजरेटर का जो है दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होता है, कमरा आपका गर्म हो जाता है। यही चीज़ यहाँ लिखी है। तो गाइस यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। गाइस थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई। अगर आपको अब नेक्स्ट जो होगी हमारी ये चैप्टर होगा। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लस शेयर करिए। थैंक यू गाइस। और एक और चीज़ है गाइस, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यही जो वीडियो है उसकी PDF। थैंक यू गाइस।